बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। टीचर्स की रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है। टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, अगर आप किसी ऐसे इदारे में टीचिंग करते हो जो बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पेपर चेकिंग पे जो आपको मिलती है फ़ीस वगैरह, उसकी भी मैं इसको एंट्री कैसे करनी है वो भी आपको इसी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सैलरी वाला जो फॉर्म है, अगर आपने कोई पेपर चेकिंग पे या अदर सर्विसेज पे आपको कोई अमाउंट नहीं मिली तो आप सिर्फ सैलरी वाला फॉर्म सेलेक्ट करके भी काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपने सैलरी के साथ कोई और इनकम अर्न की है, जैसे पेपर चेकिंग पे या कुछ और, इसके अलावा कोई बिज़नेस है आपका, कोई इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी हैं, तो फिर बेटर है आप नॉर्मल फॉर्म को सिलेक्ट करें। क्योंकि सैलरी वाले फॉर्म में जो पेपर चेकिंग पे आपको फ़ीस मिल रही होती है, उसकी ट्रीटमेंट सैलरी वाला फॉर्म नहीं करता। इसलिए मैं समझाने के लिए नॉर्मल फॉर्म आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो इसको आप बड़ा इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आपने ईयर सेलेक्ट करना है 221। सबसे पहले तो जो आपने सैलरी ली है पूरे साल में, जुलाई से 30 जून 2021 तक, ग्रॉस सैलरी आप कमेंट्स में पूछते हो, मैं फिर बता देता हूँ। आपने यहाँ पे ग्रॉस फिगर लेनी है, नेट फिगर नहीं लेनी। आप देखते हो कि नॉर्मली हम अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 65,000 है तो नेट उनको मिल रही होती है 45। तो आपने ग्रॉस पूरे साल की सम अप करनी है। वो वहाँ पे लिखा ग्रॉस सैलरी लेट्स सपोज 950 थी, और इसमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी का मेडिकल अलाउंस, अगर स्लिप पे आप देखें, अगर वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी से ज़्यादा है तो आपने सिर्फ 10% ऑफ बेसिक सैलरी ही लेना है, क्योंकि वो ही एग्जाम्प्ट होता है। उसके ऊपर की जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होती है। इसको कैलकुलेट करना है। फिर एक और चीज़ अक्सर टीचर्स पूछते हैं कि जीपी फंड से अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई कैश विदड्रॉ किया है तो उसको भी आपने यहाँ पे शो करना है। अगर इस पीरियड में जुलाई से 30 जून 2021 तक आपने कोई जीपी फंड से रिटायरमेंट से पहले कोई कैश विदड्रॉ कर लिया है तो आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 लाख रुपये हमने जीपी फंड से विदड्रॉ किया है, तो उसको आपने इधर भी लिखना है और दरमियान वाले बॉक्स में भी लिखना है। क्योंकि जो जीपी फंड होता है फ्रेंड्स, ये एग्जाम्प्ट होता है। ये जब भी आप लेंगे रिटायरमेंट पे या उससे पहले, ये एग्जाम्प्ट होता है, क्योंकि इसका जो टैक्स होता है ये ऑलरेडी पहले कट चुका होता है। ये ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन होती है जो कि जमा हो रही होती है, तो ये दोबारा टैक्सेबल नहीं होती। आप चाहें तो उसको हर साल भी शो कर सकते हो। या आगे वेल्थ स्टेटमेंट में मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो टीचर से रिलेटेड हैं उनमें भी मैंने इस पर काफ़ी डिस्कशन की है। अगर आप उनको भी देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सपोज इस सिनेरियो में हमने 1 लाख जीपी फंड विदड्रॉ किया है। ये हमारी सैलरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पेपर चेकिंग की फ़ीस वगैरह नहीं मिली तो बेशक आप अपना सैलरी वाला फॉर्म ओपन करें, ठीक है, और उसमें जस्ट ये अपनी एंट्रीज़ करके काम चला सकते हो आप जी। उसके बाद अब हम सपोज़ करते हैं कि हमने पेपर्स चेक किए थे या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की थी जिस पे हमें 10% डिडक्शन के बाद कुछ अमाउंट मिली है। आपने चाहे पेपर चेक किए हैं, चाहे कोई और सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं जिस पे 10% की टैक्स की डिडक्शन हुई है, वो सेम एंट्री होगी। आपने इस फाइनल टैक्स वाले टैब में आना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखें लिखा हुआ है पेमेंट फॉर सर्विसेज अंडर सेक्शन 153(1)(b) 10%। सपोज 85,000 हमारी अर्निंग थी जो कि हमने पेपर चेक किए थे, उस पे हमें मिली थी जी। आपने यहाँ पे 85,000 लिखा, 10% ऑफ दिस अमाउंट 8,500। आप इसको कैलकुलेट करें तो वो आपको यहाँ पे एक एरर देगा। वो कहता है कि अब आपने क्योंकि यहाँ पे एंट्री की है इसलिए अब आप अपने बिज़नेस हेड में भी एंट्री करें। असल में तो ये अमाउंट अदर सोर्स में आती है, बिज़नेस में नहीं आती, लेकिन क्योंकि इस फॉर्म में इन्होंने उसको उसके साथ लिंक कर दिया है, इसलिए हम इसको अब जो है ना वो छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए आपने बिज़नेस हेड में आना है। ये एंट्री 2 जगह होगी, एक इधर होगी, दूसरी बिज़नेस में अदर रेवेन्यू में। सिंपल आपने अदर रेवेन्यू में जाना है और यहाँ पे अदर में जाके 85,000 आपने लिख देना है। इस बॉक्स में भी लिखना है और दरमियान वाले बॉक्स में भी लिखना है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये फाइनल टैक्स में आती है। इस पे टैक्स ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, ठीक है। अब ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। आपने यहाँ पे भी देखना है तो देखें वो ऊपर जो एंट्री थी वो ऊपर भी आ गई है, नीचे जहाँ पे आपने की थी, इसका मतलब ये उसने एक्सेप्ट कर ली है। इसके साथ अब क्योंकि आपने बिज़नेस में एंट्री की है तो फिर आपने एसेट्स और लायबिलिटी हेड में भी
कुछ ना कुछ लिखना है, अदरवाइज़ वो रिटर्न नहीं फाइल करने देगा। तो आपने इधर आके 00 लिखना है और उसको कैलकुलेट कर देना है। एंड पे हमने इसको एट्रीब्यूट में भी कोई बिज़नेस जो है वो सर्विसेज या ट्रेडर अदर सर्विसेज शो करना है, वरना ये रिटर्न नहीं फाइल करने देगा जी। अब ये हमारी सैलरी भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और हमने अपना दूसरा जो टैक्स था वो भी डाल लिया है। अब सैलरी, क्योंकि टीचर्स के लिए 25% ऑफ जो सैलरी पे टैक्स बनता है उसकी उनको रिडक्शन मिलती है। तो सबसे पहले वो देखें कि वो आपका टैक्स बनता कितना है, उसका 25% आपने क्लेम करना है। कंप्यूटेशन पे जब आप आओगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल टैक्स से आपकी इनकम आ रही है वो सैलरी की आ रही है, उसमें आप देखें जो नॉर्मल इनकम टैक्स है वो आपका 14,000 बन रहा है। अब इसके ऊपर 14,000 का 25% आपने लेना है टैक्स। जो नॉर्मल इनकम टैक्स है इसका 14,000 का आपने 25% लेना है। टैक्स चार्जेबल को नहीं देखना, क्योंकि इसमें फाइनल टैक्स वगैरह शामिल होके आ रहा है, इसलिए इसको इग्नोर कर दें। नॉर्मल टैक्स को आपने कंसीडर करना है। 25% वो जो भी अमाउंट बने आपने वो लेनी है, ठीक है। 25% आपने इसकी अमाउंट ले ली है और आपने आना है आगे। अब जो हमारे अलाउंसेस हैं जो हमने क्लेम करने हैं, अगर बैंक में या आपने इन्वेस्टमेंट की है, डिविडेंड पे कोई ज़कात कटी है आपकी, तो वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 60C में ये सैलरी पर्सन के लिए है। अगर आपने घर के लिए बनाने के लिए या घर परचेज़ करने के लिए लोन लिया है तो उस पे जो पूरे साल में आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है प्रिंसिपल के साथ, इंटरेस्ट आपने यहाँ पे लिखना है। बच्चों की जितने एजुकेशन एक्सपेंस, फ़ीस की बात नहीं कर रहा, एजुकेशन एक्सपेंस जितने भी हैं आपके अप्रॉक्सीमेट, वो भी यहाँ पे आपने लिखने हैं ताकि उनका क्रेडिट मिले आपको। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बताएं और इसको कैलकुलेट कर दें जी। उसका जो भी आपको बेनिफिट मिलना हुआ वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम दे देगा। उसके बाद टैक्स रिडक्शन में आपने आना है। यहाँ पे देखें सबसे टॉप पे उन्होंने लिखा है टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर एक्सेप्ट टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन हु ड्राइव इनकम फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस। अगर कोई मेडिकल के प्रोफेसर्स हैं वो टीचिंग के साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो फिर वो ये रिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अगर आप जस्ट टीचिंग कर रहे हो, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो फिर आप ये क्लेम कर सकते हो। तो वो वहाँ पे आपने अमाउंट लिख लेनी है उस बॉक्स में और इसको कैलकुलेट कर देना है। तो जैसे ही आपने कैलकुलेट किया, देखें आपको यहाँ पे जो टैक्स पहले 14,000 था वो ऑटोमेटिकली कम होके आपका जो है वो 12,313 रुपये रह गया है। तो ये एंट्री आपने ऐसे करनी है। बाज़ दफ़ा वीडियो की एडिटिंग में थोड़ी सी चीज़ें मतलब मिसमैच हो जाती हैं, लेकिन जो उसकी ट्रू सेंस है आपने वो समझनी है और आपने अपने हिसाब से करनी है। मैं तो जस्ट यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये अब इसमें यहाँ पे हमने उसका 25% ले लिया है। वो जो भी नॉर्मल टैक्स की अमाउंट का 25% बनता है, ये अमाउंट जो भी अमाउंट है वो आपने ले लेनी है, उसको कैलकुलेट कर देना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने अब जब ये कर दिया है तो यहाँ पे आपकी जो तकरीबन चीज़ थी कंप्लीट हो गई। टैक्स क्रेडिट में आप जाएं तो यहाँ पे अब देखें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने कोई पे किया है पूरे साल में और आपके पास एविडेंस भी है, उसका स्लिप्स वगैरह हैं, तो फिर वो भी अमाउंट आप यहाँ पे शो कर सकते हो, उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा जी। अब कंप्यूटेशन में आप आएँ तो ये आपकी यहाँ पे देखें कि जी अगर तो आपका एडमिटेड टैक्स बना है नीचे, तो फिर आपको चालान बनाना होगा। चालान कैसे बनाना है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियोस, प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो मिल जाएगी चालान कैसे बनाना है। चालान बना के जब आप पे कर देंगे तो वो फिर यहाँ पे अटैचमेंट भी हम उसकी करेंगे। अगर आप आपकी सैलरी पे कोई टैक्स कटा है तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय में यहाँ पे आप लिखेंगे और उसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। वो आप टैक्स अपना क्लेम कर लोगे। इसके साथ बाकी भी ये सब चीज़ें आ रही हैं, आप ये देख सकते हो। अगर आपने कैश विड्रॉल पे टैक्स पे किया है, ये एडजस्टेबल टैक्सेस हैं सारे। अगर आपने गाड़ी पे कोई टोकन टैक्स में इनकम टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है, बच्चों की फ़ीस जो है उसके साथ कोई टैक्स पे किया है, मोबाइल पे टैक्स पे किया है, तो वो 1 बाय 1 आप आराम से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये मैं अपनी अक्सर वीडियोस में चीज़ें बता चुका हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी आप बाकी वीडियोस भी देख लें ताकि आपको ईजी हो अपना जो रिटर्न है वो फाइल करना। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करें तो आप बड़े आराम से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन जब आप इनको स्किप कर करके देखोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी और आपको प्रॉब्लम होगी।
जी, अब इसमें अब ये देखें जो टैक्स ये क्योंकि जब हमने एडजस्टेबल टैक्सेस किए तो वो अब रिफ़ंडेबल बन गया, इसलिए अब आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा अगर रिफ़ंडेबल बन रहा है। अगर एडमिटेड होता तो फिर हमने पेमेंट करनी थी। पेमेंट करने के बाद जब आप चालान पे करते हो तो उसके 1 घंटे बाद आपने यहाँ पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, तो वो चालान जो पे होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है। और मैं फिर आपको बता देता हूँ, रिटर्न के साथ कोई सैलरी शीट, कोई बैंक स्टेटमेंट कुछ भी अटैच नहीं करना, आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है। जी, अब ये हमारी रिटर्न का फॉर्म कंप्लीट हो गया। सबसे पहले जो रिटर्न में हमारी इनकम है उसको हमने अपनी वेल्थ में ट्रांसफ़र करना है। वहाँ पे जो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम थी उसको यहाँ पे आपने नॉर्मल वाले बॉक्स में लिखना है, ठीक है। कंप्यूटेशन से चीज़ें उठा के रिकन्सिलेशन में लेके आनी है आपने। दोबारा में आएंगे, ये एग्जेम्प्ट थी सैलरी में जो हमारी थी, और ये जो 85,000 था ये फाइनल टैक्स था, ये एग्जेम्प्ट नहीं था, लेकिन बॉक्स इनका एक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। अब जो एग्जेम्प्ट थी हमारी उसमें जीपी फंड था, मेडिकल अलाउंस था, वो हमने एग्जेम्प्ट में लिख दिया। फिर दोबारा कंप्यूटेशन में आए, जो हमें 85,000 पेपर चेक करने पे मिला था वो एग्जेम्प्ट नहीं था क्योंकि हमने उस पर टैक्स पे किया है, वो फाइनल टैक्स में आता है, उसको यहाँ पे आपने लिखना है और इसको कैलकुलेट कर देना। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई है, टोटल इनफ्लो आ गया है। अब आपका रिटर्न का पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट स्टार्ट हो गया है। अब आपने ये बताना है कि टोटल इनफ्लो 11,35,000 हुआ है, अब इसमें से खर्चा कितना हुआ और एसेट्स में कितना पड़ा है, आपने ये बताना है। एक्सपेंस देखें फ्रेंड्स, आपको एक एक रुपया कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपने टची नहीं होना कि आप एक एक बिल को कैलकुलेट करें। अप्रॉक्सीमेट एक फ़िगर लें और इस एक बॉक्स में इंटर कर दें। 1 बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं है कि जी बिजली इतनी है, गैस इतनी, उसको छोड़ दें। सिर्फ एक लमसम फिगर डाल दें, 4,50,000 मैंने डाली, अभी भी नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब है अगर नेगेटिव में आ रहा है कि आपने अपने एसेट्स अभी जो हैं वो आपके कम हैं, तो वो आपने ऐड करने। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी अगर कोई एग्रीकल्चर है, दूसरी है, तो 30 जून 2021 को, क्योंकि हम 2021 का फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी ईयर की आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करोगे उसकी 30 जून को जो एसेट आपके पास होगा, चाहे वो पिछले 15 साल से आ रहा है, चाहे वो आपने 30 जून वाले दिन परचेज़ किया, वो सारा यहाँ पे आपने शो करना है। बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट, फाइल, व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं, आपने प्लस पे क्लिक करना है, अकाउंट नंबर देना है, तो आपका ये अकाउंट ऐड होता जाएगा। आगे आपने उसका बैलेंस लिख देना है और ये पिछले साल का ऑटोमेटिकली डाटा आ जाएगा, इसलिए आपको जस्ट अपडेट नंबर्स करने हैं आपने, बाकी डाटा आपके पास आ जाएगा। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि पिछले साल शो किया था तो अब क्यों शो करना है, तो ऐसा नहीं करना, ये हर साल ही होगा आपका। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो ये नीचे जो आपको क्रेडिट नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे अमाउंट ऐड करना है, बैंक का नाम या किसी पर्सन से लिया हुआ है तो उसका नाम CNIC, और जो 30 जून को अमाउंट पेएबल रिमेनिंग बैलेंस है, लेट्स सपोज हमने अगर 4 लाख या 3 लाख लोन लिया था, उसमें से 1 लाख की पेमेंट हो गई थी, तो 30 जून 2021 को जो रिमेनिंग बैलेंस था, लेट्स सपोज 4 लाख था, तो वो हमने यहाँ पे लिखना है कि अब अगले सालों में हमने 4 लाख पे करना है। इस वेल्थ में आपने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, जो आपके पास है वो सब आपने बतानी है। कोशिश करें जितनी एक्चुअल वेल्थ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बताएं, कम नाम बताएं। थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो फ़ायदा है, कम करने का नुकसान होगा। लेकिन कोई चीज़ हाइड नहीं करनी, ये याद रखना। आपके बीवी बच्चों के नाम पे भी प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो भी आपने यहाँ पे शो करनी है, अगर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। कैलकुलेट करें, अभी भी नेगेटिव में अमाउंट आ रही है, तो इसका मतलब है कि अभी भी हमारे एसेट्स जो हैं वो कम हैं, ये इतने पैसे बच रहे हैं हमारे पास। तो दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप उसको एक्सपेंस आउट कर दो, या इसका मतलब है आपका कोई एसेट जो है वो आप छोड़ रहे हो। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो फिर आपको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, अगर मेरी 2019 की या 20 की चेक करें तो वो मैंने आपको बताया कैसे करनी होती है, सिंपल, ठीक है जी। अब इसके बीच में यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल एक बैलेंसिंग फ़िगर कैश की भी होती है। अगर आपके पास अमाउंट आ रही है तो आप उसको कैश में भी ऐड कर सकते हो। बाकी जगह भी चेक करें, कोई चीज़ अगर रह गई है तो उसको ऐड कर लें, कोई गाड़ी है, बाइक है, व्हाट्सएवर। इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि आप पहले तो अपनी एक्चुअल वेल्थ को चेक करें, फिर भी कुछ चीज़ रिमेनिंग रह जाती है, कुछ अमाउंट, तो वो आप कैश में ऐड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपनी चीज़ें चेक कर लें, क्योंकि चीज़ आपकी रह ना जाए। अगर कोई अकाउंट रह गया है आपका 30 जून को, अगर कोई अकाउंट आपका था तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, और उसका बैलेंस भी। अगर आप GP फ़ंड को शो करना चाहते हो तो यहाँ पे GP फ़ंड लिखें।
और उसका जो बैलेंस 30 जून 2021 को सैलरी स्लिप पे आ रहा है वो बैलेंस यहाँ पे लिख दें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप हर साल जीपी फ़ंड यहाँ पे शो कर रहे हो तो फिर जीपी फ़ंड जब आप किसी ईयर में विदड्रॉ करोगे तो उसकी एंट्री फिर सैलरी वाले हेड में नहीं करनी है आपने, जहाँ पे मैंने फर्स्ट में बताया था। ये मैं आपको भी बता देता हूँ क्योंकि ये आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। अगर आप पहले से इसको नहीं कर रहे तो फिर अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही चलने दें। जिस पीरियड में मिलेगा उस पीरियड में आपने इसकी एंट्री करनी है, जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था। जी, ये जीपी फ़ंड क्योंकि मैंने अब इसको यहाँ पे ऐड किया है तो अब देखें, अगर ये वाली एंट्री आपने की है ना, तो फिर आपने ये नहीं करनी अगर आप हर साल जीपी फ़ंड शो कर रहे हो। अगर जीपी फ़ंड शो नहीं कर रहे तो जिस पीरियड में आपको मिला है उस पीरियड में ये एंट्री करनी है आपने। और एसेट्स में जीपी फ़ंड को कहीं पर भी नहीं शो करना क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। फिर भी कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो किसी भी वीडियो पे, मैं इंशाल्लाह फ्री होके वहाँ पे भी आंसर करूँगा आपको। और कोशिश करें अपने जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कंसाइज रखें, टू दी पॉइंट रखें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगा आपको। जी, अभी ये थोड़ी सी अमाउंट रह गई है तो इसको बजाय मैं इसको 1-1 रुपया बैलेंस करने के मैं ये करूँगा, इसको कैश में ऐड कर दूंगा। उसका सिंपल सा तरीका ये होता है, कैश की जो पहले अमाउंट आ रही है उसको ज़ीरो कर दें, आप कैलकुलेट करें तो जो टोटल डिफरेंस होगा वो आपके सामने आ जाएगा कि टोटल डिफरेंस है कितना। जी, अब ये टोटल डिफरेंस उसने बता दिया। मैंने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर कॉपी किया और उसको यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और ये नेगेटिव को मैंने ख़त्म कर दिया। जी, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा और आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट होने के काबिल हो जाएगी। जी, अब आप रिकन्सिलेशन में देखें डिफरेंस आपका जो है वो ज़ीरो होगा। इसी तरह फ्रेंड्स ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको कुछ चीज़ और मिले तो वो भी आप रिकन्सिलेशन में जो जगह बनी है वहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसको वेरीफाई करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा क्योंकि आपको पेपर चेकिंग पे जो मिली है फीस उसके लिए एट्रीब्यूट में आपने जो है ना अदर सर्विसेज में कुछ सिलेक्ट ज़रूर करना है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ जो मोस्ट रेलिवेंट नज़र आता है तो ये इस पे सर्विसेज लिख के सर्च करते हैं, जो मोस्ट रेलिवेंट हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसका आपकी जो है ना रिटर्न पे कोई असर नहीं पड़ता, ये एक फॉर्मेलिटी होती है तो आपने करनी ज़रूर है, इसके बगैर वो रिटर्न सबमिट नहीं करेगा आपकी। ठीक है, अब ये देखें ना जो ट्यूशन सर्विसेज जो है उसको भी वो मैन्युफैक्चरर कह रहा है, ट्रेडर भी कह रहा है, तो ट्रेडर अदर सर्विसेज हमारे लिए ठीक रहेगा। ये देखें ना ट्रेडर ट्यूशन सर्विसेज को भी वो ट्रेडर कह रहा है तो अदर सर्विसेज हमने ट्रेडर में सिलेक्ट कर ली। आप में अदर में कुछ भी कर सकते हो तो इतना इशू नहीं है, जस्ट ये फॉर्मेलिटी है, वेरीफाई करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है आपने। फ्रेंड्स, ये सिंपल सी वीडियो थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। ख़ुद से आप करना चाहें तो बड़ा इजीली कर सकते हो, लेकिन उसके लिए यही है कि आप इसको ध्यान से देखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।